हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयप्रकाश कुमार साइंस क्लासेस। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का अर्थशास्त्र। पिछला वीडियो एक पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन का, और उसमें थोड़ा सा बताए हुए थे इस पहले चैप्टर के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र से। तो द्वितीयक क्षेत्र हम लोग जानेंगे क्या है। तो पहले बात हम बताते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र जो है उसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसको जानना है। तो इसको जानने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिया गया है कि द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तु का उत्पादन होता है वो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, बल्कि ये किसी न किसी माध्यम से होता है। तो इसका जो उत्पादन है, निर्माण की प्रक्रिया है, वे या तो घर में होगी, कार्यालय में होगी या कारखाना में होगी। अभी कारखाना में होगा या कार्यालय में या घर में, तो इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग एवं बड़े उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये है, इतना क्वेश्चन आपको बनता है द्वितीय क्षेत्र में से। ठीक है, अब आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र है, इसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में सहयोग करती है। यानी इस क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता की जाती है। जैसे बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवा आती है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए कैसे यह सहयोग करती है। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए हमको पैसा चाहिए, तो पैसा हम लोग बैंक से ले लेंगे। किसी भी उत्पादित वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ना कोई परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रक हो गया, बैलगाड़ी हो गया, ये सभी तो वे परिवहन हो गए। संचार की सुविधा होना चाहिए। ठीक है, फिर व्यापार की सुविधा होना चाहिए, व्यापार के लिए मार्केट होना चाहिए, बाजार। ठीक है, तथा अन्य सेवा भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार के में जानेंगे कि इसमें अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और एक आधार पे होता है जिसको बोलते हैं स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। अभी स्वामित्व का मतलब क्या है, तो यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना। मालिकाना का मतलब हो गया कि उस पर किसका अधिकार हो, किसका हक हो। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार कौन कौन सा है? एक है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे 3 प्रकार दे दिए गए हैं। तो पूंजीवादी क्या है? तो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास हो। ठीक है, यानी कि जो भी उत्पादन हो रहा है उसका जो भी स्वामित्व होगा, यानी उस पर अधिकार होगा कि वो क्या उत्पादन होगा, उस पर दाम कितनी होगी, वो निजी व्यक्ति खुद तय कर लेंगे। तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जिसका प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और इससे बहुत ज़्यादा लाभ कमा लेते हैं लोग, और देश का क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार के पास होता है, जिसका प्रयोग समाज के लाभ के लिए होता है। उसमें निजी व्यक्ति का लाभ था और इसमें समाज का लाभ होगा, लेकिन समाज के लाभ होगा फिर भी सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास हो। यह व्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है, इसलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये जो यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था था वो चाइना में, चीन में है। चीन में है तो वहाँ समाजवादी
और मिश्रित है भारत में। और ये पूंजीवादी को बता दिया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, चलते हैं अगले पेज में। आगे है यहाँ पे अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन स्तर को ऊंचा करना है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्रियों ने अंतर बताया है, यानी कि यहाँ पे दो वर्ड आता है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। एक आता है आर्थिक विकास और दूसरा आता है आर्थिक वृद्धि। बच्चों को इसमें डाउट होता है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है, तो इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्री बताए हैं कुछ पॉइंट, जिसके द्वारा आर्थिक विकास, ये जो पॉइंट है, आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित है, यानी जो विकसित देश होगा उसके जो विकास होगा उसको हम लोग आर्थिक विकास बोलेंगे। आर्थिक वृद्धि विकासशील देशों के विकास से संबंधित है, यानी कि जब भी कोई विकासशील देश विकास कर रहा है तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, तो ये आप अंतर एग्जाम में आएगा तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है दूसरा पॉइंट। आर्थिक विकास में आकस्मिक अथवा रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं, यानी कि जो आर्थिक विकास है उसमें या तो अचानक परिवर्तन आ जाए या रुक रुक के परिवर्तन आते रहते। किंतु आर्थिक वृद्धि जो है एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर रहता है, यानी आर्थिक वृद्धि जो है एक निश्चित काल तक, यानी कि लंबे समय तक के लिए स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे, आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन भी होता है, संस्थागत परिवर्तन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट आ जाते हैं आर्थिक वृद्धि में। तो आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि होता है, इसमें सिर्फ उत्पादन में वृद्धि होगा, इसमें उत्पादन के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत में कुछ परिवर्तन आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे आर्थिक विकास के बारे में था, हम लोगों ने जान लिया। अब ये मौद्रिक विकास क्या है? तो मुद्रा के जो विकास का क्रम है उसी को हम लोग मौद्रिक विकास कहते हैं। मौद्रिक विकास के अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के काल को शामिल है किया गया है। ठीक है, यानी कि मुद्रा शुरू में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी और अभी कैसी मुद्रा है, इसके इतिहास को ही हम लोग बोलते हैं मौद्रिक विकास। ये कैसे कैसे विकसित हुआ। मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। अब यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली है आपका, तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था तो हम यहाँ पे समझा देते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता था कि कोई वस्तु हम जब खरीदने गए तो वस्तु के बदले वस्तु दे दिया जाता था, वहाँ पे रुपया नहीं दिया जाता था, तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही मुद्रा का कार्य करती थी, बात वही है, मुद्रा के बदले वस्तु दे दिया जाता था और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। जैसे बता देते हैं, पहले लोग गाँव में आलू वगैरह खरीदते थे तो चावल, गेहूँ, धान आदि दे करके आलू खरीदते थे। ठीक है, तो ये कौन सी प्रणाली हो गई? वस्तु विनिमय प्रणाली। या अगर किसी को गाय लेना होता था तो वे बकरी दे दे या कोई और वस्तु दे देते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। आधुनिक समय में प्लास्टिक मुद्रा जैसे कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है। अभी का जो युग है जिसमें प्लास्टिक की मुद्रा अत्यधिक अत्यधिक प्रचलन में है। ठीक है, जैसे कि एटीएम से आप कहीं भी रुपए को निकासी कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के द्वारा तो आप जितना मन उतना निकासी कर सकते हैं, जो उसमें लिमिट हो। तो यहाँ पे एटीएम का पूरा नाम जानते हैं क्या होता है? तो एटीएम का पूरा नाम है एटॉमिक टेलर मशीन। इसका मतलब होता है स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, तो स्वचालित टेलर मशीन क्या है? यानी कि खुद से चालित, यानी खुद से चलने वाला जो मशीन होता है उसी को बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना
विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन करता है तो बैंक इस प्रणाली को कोर प्रणाली कहती है। कौन सी प्रणाली कहती है? कोर प्रणाली कहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है इस बार 2024 के। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, यानी आर्थिक विकास की माप कैसे की जाती है और उसके सूचकांक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले दो टर्म यहाँ पे दिए गए हैं। पहला टर्म है यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या होता है, दूसरा टर्म है प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय समझते हैं पहले। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश के, ठीक है, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी एक देश में, ठीक है, एक वस्तु यानी एक देश में एक वर्ष में कुल वस्तु का उत्पादन हो रहा है या जितना सेवा हो रही है उसका जो मौद्रिक मूल्य है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब आते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया था। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में पॉइंट समझते हैं। तो मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें एक देश की तुलना दूसरे देश से की जाएगी। तो किस आधार पे? तो उसका शैक्षणिक स्तर देखा जाएगा कि इसका शैक्षणिक स्तर कैसा है। शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाएगी वो कैसी है। ठीक है। HDI, जीवन आस्था सूचकांक। HDI को क्या बोलते हैं? जीवन आस्था सूचकांक। शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, जीवन स्तर सूचकांक का औसत। HDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है। इन तीनों सूचकांक का औसत हो जाएगा। पैमाने पर सभी देशों की HDI दर 0 से होती है, यानी सभी देशों में 0 से पैमाना लेकर के HDI मापा जाता है। ठीक है। अब आते हैं आर्थिक नियोजन के बारे में जानने के लिए, भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्थिक नियोजन। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है। यानी कि किसी राष्ट्र में किसी प्राथमिकता के आधार पर एक निश्चित अवधि, यानी कि जितना वर्ष हो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, उसके अंतर्गत जितने संसाधन है उसका हम विकास करेंगे, वही आर्थिक नियोजन कहलाएगा। इस योजना के प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। यानी इस योजना को जो है प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आर्थिक नियोजन को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्रारूप योजना आयोग के द्वारा। ठीक है। तो योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो 1950 में, याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, यानी उस पद के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होगा? तो भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। यहाँ समझते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC क्या है? तो NDC का जो गठन था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इनके पदेन सदस्य होते हैं। यानी कि किसी भी
एक राज्य हो या अन्य सभी राज्य के जो भी हैं और उस योजना आयोग, इसके बीच तालमेल या सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो है एनडीसी का गठन किया गया था, जिसके एनडीसी के जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, यानी जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। और इसका गठन 1952 में, तो याद रखना है। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वे सभी तत्व जिसे बिजली परिवहन, जैसे बिजली परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि, ठीक है, जो देश के आर्थिक विकास का आधार है, आधारिक संरचना कहलाता है। यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार क्या होता है, तो वहाँ सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, तो यही इसका आधारिक संरचना कहलाता है। अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार विशेष दिया गया है यहाँ पे। बिहार के विकास की स्थिति, यानी बिहार में कैसे विकास हुआ, बिहार कैसे विकास करेगा, इसके बारे में जानेंगे। आधारिक संरचना के विकास की दृष्टि से बिहार अन्य विकसित राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। यानी कि जैसे आधारिक संरचना है कि यहाँ पे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब चीज़ें का अभाव देखने को मिल जाता है आपको बिहार में। ये नहीं कि है यहाँ पे है भी, लेकिन कमी है थोड़ी। यहाँ के आर्थिक, सामाजिक संरचनाएं दोनों ही बहुत कमज़ोर एवं निम्न स्तर पे है। ये सभी संरचना उपस्थित है बिहार में, लेकिन वो कमज़ोर है, ठीक, जिसके पिछड़ेपन के निम्न कारण है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिहार के पिछड़ेपन के कारण बताएं, तो यहाँ पे कुछ कारण दिया गया है। जैसे तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी बिहार की जनसंख्या आप सब सोच सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2 नंबर में आधारिक संरचना का अभाव, ये जो ऊपर आधारिक संरचना था उसका अभाव। कृषि पर निर्भरता, हम लोग कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर है, इस कारणवश हम लोगों को ये दिक्कत आती है, हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाढ़ एवं सूखा की स्थिति या सूखा से जो क्षति होती है उसका, यानी कि बिहार में हर साल बाढ़ या सुखाड़ आ ही जाता है, तो इस कारणवश भी बिहार पीछे है। औद्योगिक पिछड़ेपन, यानी कि बिहार जो है औद्योगिक, अभी बताया हम लोग, औद्योगिक दृष्टि से बिहार बहुत ही पीछे है, इसमें उद्योग का नाम मात्र का सहयोग है। गरीबी, गरीबी, बिहार की अधिकतर जनसंख्या गरीबी रेखा में आती है, जिस वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है। खराब विधि व्यवस्था, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वे खराब है, इस वजह से। कुशल प्रशासन का अभाव, यहाँ के जो प्रशासन है वे कुशल नहीं है, यानी उसका अभाव है। प्रशासन तो है लेकिन कुशल प्रशासन का अभाव है इसमें। अब आ जाते हैं कि बिहार के जो पिछड़ेपन है उसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, आर्थिक पिछड़ेपन को। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करके, कृषि में तेज़ी से विकास करके, और नए नए तकनीक का प्रयोग करेंगे कृषि में। उर्वरक के जगह पे हम लोग क्या, कंपोस्ट का यूज करेंगे। बाढ़ पे नियंत्रण करके, आधारिक संरचना का विकास करके, उद्योग का विकास करके, गरीबी को दूर करके, शांति व्यवस्था की स्थापना करके, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन की स्थापना करके, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण करके, बिहार में जो प्राकृतिक संसाधन है और कर्मठ मानव संसाधन है उसके योगदान से बिहार में कृषि और अन्य उद्योगों को हम लोग बढ़ा करके इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो पिछड़ेपन है वे दूर हो जाएगा बिहार का। सतत विकास क्या होता है, तो नाम से ही पता चला है, सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी कि कोई भी विकास जब लगातार होता है तो उसको सतत विकास कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, विकास की वह प्रक्रिया जिसे वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए बिना पूरी की जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो वर्तमान में हमारी आवश्यकता है वो बिना झिझक वे सभी आवश्यकता पूरी हो जाए बिना किसी भी समस्या के, तो वही विकास हमारा सतत विकास कहलाता है। दूसरा चीज़ है समावेशी विकास क्या है, तो
समावेशी विकास थोड़ा हट के है, तो ये वैसा विकास जिसमें सभी लोगों का विकास हो, ठीक है? जिसमें कोई भी वर्ग, कोई भी लोग, कोई भी जाति, कोई भी धर्म पीछे ना रहे, यानी कि इस जाति का विकास हुआ और इस जाति का नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो। वही होता है क्या, समावेशी विकास। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और समाज में कोई भी वर्ग विकास के लिए अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है और इस चैप्टर के बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, ठीक है, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके।